आगे जाके कर लेंगे। और पार्लियामेंट हम लोग कल कवर कर रहे थे जिसमें बहुत लिमिटेड चीजें रह गई थी। वो था सेशंस को लेके था कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको फटाफट कवर कर रहे थे। कौन कौन से सेशन होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। पहला सबसे जो काम होता है वो तो है समनिंग, ठीक। समनिंग में कई कुछ प्रोविजन ऐसा डेट का नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया है कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन टू सेशन। इसलिए जनरली हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं, जिसको पहले भी बताया गया था, BMW नाम से हम लोगों ने बना रखा था, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन, ठीक है। वेरी इजी। समनिंग में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 85 याद रखिएगा कि the maximum gap between the two session of parliament cannot be more than 6 months, ठीक। दूसरा ये कि the president shall call up the session, ये होता है 85 में लिखा होगा, ठीक है। अगला जनरल आप ले लीजिए, जनवरी से लेके अप्रैल तक चलता है आपका बजट सेशन जनरली। उसके बाद मॉनसून जुलाई में शुरू होता है, अगस्त में खत्म होता है, और विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर। सेशन जब चल रहे होते हैं तो बीच में एडजर्नमेंट्स होते हैं, जैसे कोर्ट में एडजर्नमेंट्स होते हैं। एडजर्नमेंट क्या करता है, बीच की प्रोसीडिंग को रोक देता है, और अब नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्किंग इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम व्हिच मे बी फॉर आवर्स, डेज और वीक। व्हेन द एडजर्नमेंट इज टर्मिनेटेड विदाउट एनी डेफिनिट देन इट इज नोन एज एडजर्नमेंट साइन डाइंग। अब कॉल नहीं बताया है अगर कि कब विल बी बैक, अगली डेट क्या है, कितने घंटे बाद, दैट विल बी एडजर्नमेंट साइन डाई, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक। और ये कौन डिक्लेयर करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा में चेयरमैन है, लोकसभा में स्पीकर है। अगला प्रोरोगेशन, ये है कि the sitting as well as the session is terminated unlike adjournment। adjournment एक short period के लिए होता है, until unless is indefinite, ठीक है। तो indefinite इसका मतलब ये नहीं कि वो उस वक्त टाइम नहीं स्टेट किया, बाद में टाइम स्टेट हो जाएगा कि when we'll be back। prorogation में डिक्लेरेशन हो जाता है that the sitting as well as the session of the house is terminated। budget session, monsoon session ये terminate हो गया, that is not adjournment, ठीक। adjournment is Friday को वर्किंग हुआ, now we'll meet on Monday। prorogation is monsoon session is over। अगला है quorum। quorum हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/10 of the strength is essential। उसके बाद ज्वाइंट सेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 108 में आता है, ठीक है। जब कभी डेडलॉक होता है तब प्रेसिडेंट करता है ज्वाइंट सेशन, और वो ज्वाइंट सेशन इज हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर हायर इन नंबर, और हेड भी स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करता है। इन द स्पीकर्स एब्सेंस द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा presides over, and in the absence of deputy speaker and Lok Sabha speaker, the deputy chairman of the Raj Sabha will preside over, not the vice president, ठीक है। अगला है lame duck session, जिसको बोलते हैं कि लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट, जहां वो खत्म हो रहा है पार्लियामेंट, ठीक है। और ये इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद होना चाहिए। नाउ द प्राइम मिनिस्टर अपनी फाइनल स्पीच दे रहे हैं, am I right? इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ही होगा, ठीक है। तो मुझे वो भी याद पड़ता है कि नहीं वो नहीं है, जैसे मुलायम सिंह का जो लास्ट टेन्योर था एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो लेम डक सेशन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बिफोर इलेक्शन था लास्ट सेशन। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आफ्टर इलेक्शन ही होगा, क्योंकि जो कंटिन्यूइंग मेंबर नहीं है, जो रिटर्न बैक नहीं करेंगे, उसके हिसाब से उसे लेम डक बोला है। सेशन सारे आप लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक। समनिंग सबसे मेजर, उसके बाद 3 सेशन आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद वो असल में समनिंग जब हो रही है, देखिए बीएमडब्ल्यू कोई ऐसा सेशन नहीं है, बजट कोई फिक्स सेशन नहीं है,
ठीक है, नाम से मॉनसून, विंटर, ये कोई फिक्स सेशन नहीं है, समनिंग के अंदर ही आएंगे। समनिंग होनी है हर 6 महीने में एक बार, जनरल ट्रेन में वो 3 बार हो रही है, कन्वेंशन बन गया है, उसको समनिंग ही बोलेंगे। समनिंग इज कॉलिंग एवरीबॉडी फॉर द सेशन, ठीक है। उसके बाद एडजोर्नमेंट हो गया उसी सेशन में, नेक्स्ट हम कब मिलेंगे अगले, ठीक है। उसके बाद प्रोरोगेशन हो गया, ये सेशन ओवर हुआ, कोरम हुआ 10%, ज्वाइंट सेशन हुआ 108 आर्टिकल, सब मिलके करेंगे। लेम डक सेशन मतलब लास्ट। बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे ही पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाय द मेंबर्स, बिकॉज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट is towards the member of parliament. The member of parliament will ask, like for example अगर आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो नितिन गडकरी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कहीं कर्नाटक से, कहीं तमिलनाडु से पूछते हैं कि इस एरिया में ये प्रोजेक्ट है, इसका क्या अपडेट है। तो नाउ द मिनिस्टर हैज टू आंसर दैट, और मिनिस्टर उसको बहुत रिस्पेक्टिवली आंसर करता है कि इस पे ये काम चल रहा है, उस पे वो काम हो रहा है, बिकॉज वो मिनिस्टर है, ऑल्दो ही इज आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन अभी गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, तो नाउ पार्लियामेंट इज सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आवर में ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं मिनिस्टर से। The first hour of every parliament is termed as question hour. It is mentioned in the rule of procedure of the house. During this time, the members ask questions and the minister usually gives the answer. The question hour of 3 type, 3 तरह के क्वेश्चन है, ये और लिख लीजिए, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं, डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्ट्रिक्स एंड रिक्वायर्स ओरल आंसर्स। इसमें जो स्टार्ट क्वेश्चन ही मेजरली होते हैं, वो उठे, उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया, वो बैठ गया, हो सकता है वो फॉलो अप कर ले, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ ले उसमें, दैट इज स्टार्ट। अनस्टार्ट का मतलब है रिटन में लिख के भेज दिया, ठीक है, जिसमें फॉलो अप नहीं होता, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता। और तीसरा हो गया शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसका अर्जेंट कैरेक्टर है, तुरंत डील कर लिया जाए, शॉर्ट नोटिस में वो आ गया। अगला है जीरो आवर। जीरो आवर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, जो और नहीं है कहीं, ठीक, एंड इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट्री रूल बुक्स। जीरो आवर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना नोटिस के कोई भी क्वेश्चन उठा सकते, ठीक है। जीरो आवर इज मोर लाइक, ऐसे समझ सकते हैं आप। अब जीरो आवर की मतलब क्या निकलता है, जैसे हमारे यहाँ जीरो एफआईआर होती थी, अब उसको चेंज कर दिया है। जीरो एफआईआर इज लाइक, अदरवाइज एफआईआर इज टू बी डन वेयर द इंसिडेंट हैज हैपेंड, वेयर द जुरिसडिक्शन फॉल्स। पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन थ्रू केस लॉस जो है ये आया, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इमीडिएटली जिस भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे दैट हैज टू रजिस्टर जीरो एफआईआर, ठीक, वो रिकॉर्ड है, उसके बाद वो जीरो एफआईआर ट्रांसफर होती है। अब बीएनएस में उसका प्रोविजन बना दिया गया है जीरो एफआईआर का, ठीक है, पहले ये केस लॉस के थ्रू था। तो जीरो आर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जीरो आर मतलब इवन बिफोर द फर्स्ट आवर, है ना, उससे पहले ही, ऑफिशियली चीजें स्टार्ट होने से पहले ही काम हो रहा है। जीरो एफआईआर में वो ऑन रिकॉर्ड जाएगा, मामला तभी स्टार्ट होता है जब उस जीरो आर, जब एफआईआर ट्रांसफर होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वही थाना करेगा, ठीक है, पर रजिस्टर हम लोगों ने पहले कर लिए तब से, और एट द वेरी मोमेंट। ऐसे ही जीरो आर ऐसे ले सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट है तो तुरंत ही उसको डील करना पड़ेगा आपको, आपकी लायबिलिटी बढ़ा रहा है। हाफ एन आवर डिस्कशन, अच्छा, अभी रिसेंटली 5 घंटे चला था जीरो आर, किसी ने इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। हाफ एन आवर डिस्कशन, इट इज मेंट डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ public importance. Chief, the speaker and allot 3 days in a week for such discussion. ठीक है. Short duration, it is known as 2-hour discussion as a time allotted for discussion. Do not exceed 2 hours. ये भी अब थोड़ा जबरदस्ती का हो जाएगा. In other words, the time between question hour and the agenda is known as 0 hour. Motions पे आ जाते हैं हम लोग.
इसमें आप लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिया? क्वेश्चन आवर, 0 और हाफ एन आवर एंड शॉर्ट ड्यूरेशन. मोशंस इन पार्लियामेंट: privilege motion, censure motion, call attention motion, adjournment motion, no day yet motion. थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं. privilege motion में तो ये है कि कहीं लगता है कि किसी मिनिस्टर ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है तो अदर मेंबर्स जो है वो प्रिविलेज मांग सकते हैं. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं हुआ, वो दूसरा होता है. ठीक. privilege motion, it is moved by a member when he feels that a minister has committed a breach of privilege by withholding facts of a case or by giving wrong or distorted facts. Its purpose is to censure the concerned minister. ठीक. It can be moved in Rajya Sabha as well as Lok Sabha. अगला है सेंसर मोशन. देखिए वो तो पता ही लग रहा है. सेंसर मोशन मतलब सेंसरशिप होती है ना, लिमिट कर देती है, तो गलत बोल रहा है या आउट ऑफ द वे बोल रहे हैं तो उसको रोकने के लिए. इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन. देखिए इसमें रीजन नहीं लिखा हुआ है लेकिन मतलब ये होना चाहिए. इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एडवाइस और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट इज मूव्ड टू सेंसर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर अ स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन. वही बात आ गई. इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा. प्रिविलेज मोशन लोकसभा राज्यसभा में दोनों में मूव हो सकता है. सेंसर मोशन सिर्फ लोकसभा में मूव हो सकता है. नेक्स्ट, कॉल अटेंशन मोशन. It is produced in the parliament by a member to call the attention of a minister to an urgent matter of public importance. नितिन गडकरी जी, वहां का हाईवे आपका डिस्ट्रक्ट हो चुका है, आवागमन रुका हुआ है, तो उसके लिए कौन सा आएगा? कॉल अटेंशन मोशन. ठीक. मिनिस्टर को वो भेजा जा रहा है. Move can be, it can be moved in Rajya Sabha as well as Lok Sabha. Adjournment motion. तो आप लोग को बताइए. It can be introduced to draw attention of the House to a definite matter of public importance. Almost similar हो गया. It involves the element of censure motion against the government. अगला है no day yet named motion. No day yet. It is a motion that has been admitted by the speaker, but no date has been fixed for the discussion. It can be moved in the Rajya Sabha as well as Lok Sabha. ठीक. एडमिट कर लिया है बट उस पर डिस्कशन कब होगा ये नहीं बता रहे. Now this is important. No confidence motion. This you have to note down. Article 75. It says that the Council of Ministers shall collectively be responsible to the Lok Sabha. In other words, Lok Sabha can remove the ministry from office by passing a no confidence motion. ठीक. 2019 में भी आया था और 2023 में भी, 2018 में आया था शायद और 2023 में भी आया था, एक साल पहले. ठीक है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ. और सबसे इंपॉर्टेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पे 1998 में, व्हाट आई रिमेंबर, जहां पे एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी. एक और नेक्स्ट इलेक्शन हुआ था, देन 4.5 years उनकी सरकार चली. अच्छा, 2 बार हुआ था. 13 डेज सरकार, ये 13 दिन की सरकार, उसके बाद 13 महीने की सरकार. ठीक. दिस motion needs the support of 50 members to be admitted. के बाद वो वोटिंग होगी. Motion of thanks. The first session after each general election and the first session of every fiscal year is addressed by the president. हाँ, if you remember, इस बार का जो सेशन था सबसे पहला, वो राष्ट्रपति जी को ही संबोधित किया गया था. जितने लोग आए थे, किसी ने देखा था? जो पूरा सेशन हुआ है राष्ट्रपति को ही संबोधित किया, इस बार नहीं, पहले सिर्फ. हर बारी होता है. ठीक है. अगला, द फर्स्ट सेशन ये हो गया आपका मोशन ऑफ थैंक्स. वो अंतिम फेयरवेल टाइप जैसे होता है, वो वेलकमिंग हो जाता है. मोशन ऑफ थैंक्स में कुछ डिफरेंट होना चाहिए, एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आप वो सही कह रहे हो तो हर बारी होता है. ठीक है. इस बार पार्लियामेंट का सेशन कब शुरू हुआ था? इफ यू रिमेंबर, मार्च में, फेब में हुआ था. अब तक वही चल रहा है. आफ्टर बजट इट इज स्टिल गोइंग ऑन. फेब में स्टार्ट हुआ था, राइट. ठीक है. आखिरी है
cut motions. A cut motion is a special power vested in the members of Lok Sabha to oppose a demand being discussed for a specific allocation by the government in the finance bill as a part of demand of grants. फाइनेंस बिल में अगर कुछ ज्यादा चीजें हो रही हैं तो ये स्पेशल पावर है मेंबर्स के पास, इसमें हम बोलते हैं क्या, कट मोशंस. If the motion is adopted, it amounts to no confidence vote, and if the government fails to jot up numbers in the lower house, is obliged to resign according to the norms of the house. A motion may be moved to reduce the amount of demand in any of the following ways: policy cut motion, economic cut motion, token cut motion. It is moved so that the amount of the demand be reduced to ₹1. It is अगला economic cut motion. It is moved so that the amount of demand will be reduced by specific amounts. And token cut motion, it is moved so that the amount of demand is reduced by ₹100. पता नहीं ये बहुत आउटडेटेड से प्रोविजंस हैं, ठीक है. एंड हाँ, और बहुत डॉर्मेंट जो पड़े हुए हैं प्रोविजंस वो हैं, और मुझे लगता नहीं कि सब रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में मिलते हैं, संविधान में नहीं मिलते हैं, ठीक है. क्लोजर मोशन, सीधी बात, डिबेट को खत्म करने के लिए क्लोजर मोशन आता है. टाइप्स हैं सिंपल क्लोजर. The matter has been sufficiently discussed, then a simple closure. Closure by compartments. The clause of the bill or lengthy resolution, उसको खत्म कर दीजिए, बहुत डिस्कस हो गया. कंगारू क्लोजर, ठीक है. Only important clause are to be taken and rest to be jumped. और अगर आखिरी आ गया guillotine closure, it is the one when the undiscussed clauses of the bill or resolution are put to vote. ठीक है, गिलोटीन में हो गया, बिना डिस्कस किए ही दे आर पुट टू वोट. अगला है पॉइंट ऑफ ऑर्डर. का मतलब ये है कि आपने ऑर्डर को ब्रीच किया है. जब ऑर्डर को ब्रीच किया तो आपने रूल्स को ब्रेक किया, दैट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप लोगों को क्लियर हो गया. यूजुअली रेज बाय एन अपोजिशन मेंबर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट. आखिरी हो गया स्पेशल मेंशन. अ मैटर विच इज नॉट ऑफ पब्लिक, द मैटर विच इज नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैन नॉट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और एडजर्नमेंट मोशन. कॉलिंग अटेंशन नोटिस, और ये एक्स्ट्रा जैसा होता है ना अलग से स्पेशल, जैसे स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके पढ़ेंगे ना, तो कहीं भी नहीं आ रहा, वो यहाँ आ जाएगा. इट्स इक्विवेलेंट प्रोसीजर डिवाइस इन लोकसभा इज नोन एज नोटिस और मेंशन अंडर द रूल 377. ये ना पार्लियामेंट्री रूल्स हैं, संविधान में नहीं आते. इन जनरल नॉलेज इनकी आपको होनी चाहिए, बस स्पेसिफिक विदाउट पाएंगे. चलिए 2 मिनट का आप मुझे ब्रेक दीजिएगा, मुझे स्लाइड चेंज करनी होगी, तो इसके लिए मैं 2 मिनट, फिर क्यों आपसे मैं 2-4 मिनट में आपसे जैसी स्लाइड रखती है मैं आपको बता.
आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है विशाल जी? हाँ आ रही है शिवम जी भैया, जी भैया, आवाज आ रही मैं है। कह रहा था मुझे 10 मिनट का आपसे ब्रेक चाहिए होगा, थोड़ा सा इशू आ गया था स्लाइड में, उसको 10 मिनट में मैं रिजॉल्व इट आफ्टर। ओके। आप तक कुछ रिवीजन कर लीजिए कैमरा ऑफ करके, आई विल बी बैक विद इन 10। ठीक, और तक तक अटेंडेंस फिल कर दीजिए, लिंक भिजवा देता हूँ। विल मीट एट 9:45 एग्जैक्ट। आ जाइए सब लोग। 9:45 होने में कुछ सेकंड्स हैं। तो अभी हम लोगों ने सेशंस पढ़ लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम समनिंग, एडजर्नमेंट्स, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस पढ़ लिए हम लोगों ने। ठीक है, अब जो हमारे पास है वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में जो बिल्स हमारे पास आते हैं, उसको एक बार हम फटाफट और गो थ्रू कर लेते हैं। क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पार्ट 2। ठीक, दोनों में आइडेंटिकल होते हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में।
बिल क्या होता है? एक प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन इज अ बिल, व्हेन इट गेट्स इनएक्टेड इट बिकम्स एन एक्ट। ठीक, इसीलिए पहले सब बिल के रूप में पेश होते हैं। जैसे याद करिए, मैंने आपको पहले बताया था, कन्हैया कुमार CAA प्रोटेस्ट में बोलता था कैब बना का, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो बिल बिकम्स एन एक्ट। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कल भी पढ़ रहे थे, तो 104 नंबर पढ़ रहे थे, या कौन सा पढ़ रहे थे, तो उसमें लिख के आया था इट वाज द 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऐसा कुछ था। हो सकता है एग्जैक्ट वो ना हो, आगे पीछे हो कुछ नंबर में। तो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक बिल और अ प्राइवेट बिल का मतलब ये है एक इंडिविजुअल मेंबर जब इंट्रोड्यूस करता है तो वो प्राइवेट बिल है। इफ आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट बिकम्स जैसे व्हाट आई रिमेंबर जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे यूपी में प्राइवेट बिल आ चुका है। ठीक है, मुझे उस मेंबर का याद नहीं आ रहा, उस मेंबर ने प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ने अभी यूनिफॉर्म बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल का सिंपल सा है, जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है वो सब ऑर्डिनरी है, विच इज रिलेटेड टू द लॉ मेकिंग। मनी बिल क्या है? कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। और टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला जो मामला है वो बहुत डेली बेसिस पे डील होता है पार्लियामेंट, मतलब बहुत अर्ली डील होता है, इतना एलोकेशन ऑफ फंड वहां, इतना एलोकेशन ऑफ फंड वहां। तो मनी बिल जो है इसलिए सेपरेटली होता है और लोकसभा पास कर देती है, तो राज्यसभा का उस पर कोई ऐसा से नहीं होता। फाइनेंशियल बिल क्या है? कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स अदर देन विच इज डेल्ड बाय मनी बिल। मनी बिल किसको डील करता है? टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक, और आखिरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो है आर्टिकल 368 जो आप आगे पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पब्लिक बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर, प्राइवेट बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर। पब्लिक बिल रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट and private bill reflects the mood of that political party or that member. Public bill has a greater chance to be passed, private bill has less chance. Public bill introduction requires 7-day notice, ठीक है, और प्राइवेट बिल में 1 month notice। आखिरी है इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट, और दूसरे में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन ऑफ बिल में ऑर्डिनरी बिल को कैसे पास कराना है। एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू गो थ्रू 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस क्या है? पहला है फर्स्ट रीडिंग, वो बिल जो आया है लॉ डिपार्टमेंट से बन के ऑर्डिनरी बिल में, अगर पब्लिक बिल है तो वो लॉ डिपार्टमेंट से आएगा, तो बिल की पहली रीडिंग होगी, क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या डेफिनेशंस हैं, कहां की क्या बात हो रही है, जो नेसेसरी क्लॉज है उन पर डिस्कशन होगा। ठीक, it is introduced in either of the house by minister or member. The bill is first published in the Gazette of India. ठीक, this introduction of bill and its publication constitute the first reading of the bill. ठीक है, इसका जब पब्लिकेशन हो गया ऑफिशियल गैजेट पे, दिस इज नोन एज द फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग क्या है? इस सेकेंड रीडिंग में 3 स्टेजेस होता है। थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन इस रीडिंग से मिलता है कि फर्स्ट रीडिंग रेदर देन बीइंग इन पार्लियामेंट वो ऑफिशियल गैजेट पे हो रही है। ठीक है, उसका पब्लिकेशन हो रहा है। ठीक, इसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आता है तब 3 स्टेज है सेकंड रीडिंग में। पहला है जनरल डिस्कशन, दूसरा है कमिटी स्टेज, तीसरा है कंसिडरेशन स्टेज। जनरल डिस्कशन, ठीक है, इसमें 4 एक्शंस ले सकते हैं हाउस। ठीक, इट मे टेक बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और सम अदर फिक्स डेट। अगला है इट मे रिफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस। तीसरा है इट मे रिफर द बिल टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ 2 हाउसेस। तीसरा है इट मे सर्कुलेट द बिल ऑन इलिसिट पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, वो सेलेक्ट कमिटी को रिफर कर सकता है या जॉइंट कमिटी को रिफर कर सकते हैं। यही अभी वक्त में हुआ था, जॉइंट कमिटी थी व्हाट आई रिमेंबर। ठीक है,
तो स्टैंडिंग कमिटी, ज्वाइंट कमिटी, ये सब कमिटी बनाई जाती है वाया स्पीकर, स्पीकर ही कमिटी बनाता है और उनमें डिस्कशन होते हैं। ठीक, कमिटी स्टेज में क्या होता है? दिस कमिटी स्टेज examines the bill thoroughly, clause by clause, and it also amends the provision. Last consideration stage, the House, after receiving the bill from the select committee, considers the provisions of bill clause by clause. ये consideration, ये second reading में ही सब हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये है सेकंड रीडिंग में सारा खेल ये हो जाएगा कि डिस्कशन हो गया जनरल, कमिटी ने कमिटी में भेजना है तो कमिटी में भेज दिया, कमिटी में जब भेजा तो कंसिडरेशन स्टेज भी आ गई, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्लॉज बाय क्लॉज फाइनल डिसाइड हो गया। अब जब सारा मंथन सेकंड रीडिंग में हो जाएगा तब थर्ड रीडिंग में फाइनली दे हैव टू डिसाइड वेदर दे विल एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। तो थर्ड रीडिंग जैसे अभी वक्त का हुआ था, नाउ दे हैव टू फाइनली वोट यस और नो। थर्ड रीडिंग, एट दिस स्टेज द डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल, और अगर मेजॉरिटी ने पास कर दिया देन पास और रिजेक्ट कर दिया देन रिजेक्ट। बिल इन सेकंड हाउस, उसके बाद बिल जाता है सेकंड हाउस में, द बिल पासेस थ्रू ऑल द थ्री स्टेजेस द सेकंड हाउस में। ठीक, वही तीन स्टेज है, वहां भी जनरल फर्स्ट रीडिंग होगा, जनरल डिस्कशन होगा और थर्ड रीडिंग होगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग। सेकंड रीडिंग के जो हमने प्रोविजन आपको बताया वो सब हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? पास द बिल। अब क्या करेगा जो सेकंड हाउस है? इट में पास द बिल सेंट बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट। दूसरा है पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर कंसिडरेशन। और तीसरा है रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, नॉट टेक एनी एक्शन। एंड और ये भी है, ये भी कर सकता है कि वो कोई एक्शन ही ना ले, वो रखा है। If the second bill rejects if the second house rejects the bill altogether or does not take any action for 6 months, a deadlock is deemed to have been taken place of President Article 108 से joint sitting बुला सकता है। एंड आखिरी में है कि जब सारे बिल पास हो जाते हैं, joint session में भी पास हो गया, तो now the assent of president का होता है। assent of president में ये है president has to give assent। दूसरा ये है इट में विदहोल्ड द बिल, और तीसरा ये है कि इट में ही में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। लेकिन अगर वो फिर से बिल आता है देन ही हैज टू पास इट। अगला है मनी एंड फाइनेंशियल बिल, ये पढ़ लीजिए। आर्टिकल 110 डील्स विद द मनी बिल, 117 डील्स विद द फाइनेंस बिल, ठीक, या फाइनेंशियल बिल। और फाइनेंशियल बिल के दूसरा नेचर है दैट इज डेल्ट इन आर्टिकल 113 क्लॉज 3। क्या डिफरेंस है? पढ़ लेते हैं। मनी बिल का है डील्स ओनली विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110। देखिए 110 में क्या क्या दिया है। ठीक है, दिया हुआ है द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन एंड ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी। आर्टिकल 110 आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है, उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो मनी बिल डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110 ओनली। फाइनेंशियल बिल 1 also deals with matter of general legislation along with the provision of 110। अगर कुछ mixed nature है तो वो फाइनेंशियल बिल हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये है contains provision involving expenditure from consolidated fund of India but not included in 110। क्योंकि consolidated fund of India का जो मैटर है वो भी, जस्ट मिनट, 110 में वैसे कंसोलिडेटेड फंड का मैटर डील किया गया है ना, बट अगर 110 में नहीं डील किया है कोई ऐसा, देन वो फाइनेंशियल बिल 1173 में आ जाएगा। क्या क्या है? मनी बिल के लिए सर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि मनी बिल का खेल ये है कि मनी बिल अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा इज इररेलेवेंट। ठीक, फाइनेंशियल बिल में क्योंकि मनी बिल के अपार्ट भी चीजें डील की जा रही हैं लेजिस्लेशन में,
उस लेजिस्लेशन में अपार्ट फ्रॉम मनी बिल के सब्जेक्ट्स भी डील किए जा रहे हैं, तो उसमें सर्टिफिकेशन का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल बिल की तरह जाएगा। ऑर्डिनरी बिल हम लोगों ने पढ़ा था, ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए विच इज नॉट अ मनी बिल, तो फाइनेंशियल बिल बन जाएगा। ऑर्डिनरी नो सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बाकी दोनों में पहला है इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, मनी बिल एवरीबडी नोज। फाइनेंशियल बिल भी लोकसभा में, और जो फाइनेंशियल बिल 2 है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन मनी बिल में नीडेड टू इंट्रोड्यूस देम, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज नीडेड। बाकी दो में, एक में रिक्वायर्ड, एक में नॉट रिक्वायर्ड। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, ये मनी बिल के लिए है। फाइनेंशियल बिल के लिए कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड, अगले में भी कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड। अगला है प्रेसिडेंट्स पावर कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, एंड मतलब प्रेसिडेंट अगर रिजेक्ट कर सकता है लेकिन वो कंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है, कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं फाइनेंशियल बिल को, रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मिक्सअप है। हाँ, एक बार आर्टिकल आपको ये तीनों देखने पड़ेंगे, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और फाइनेंशियल बिल 2। ठीक है, 3 नेचर की है, 1110, 1171, 1173। आखिरी है जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, नो प्रोविजन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक। मनी बिल में सब कुछ नहीं है। बाकी दो में देखिए, बाकी फाइनेंशियल बिल जो 1 और 2 है ना, वो ऑर्डिनरी की तरह ही डील हो रहे हैं, बस उसमें मनी का भी आर्टिकल 110 में जो दिया हुआ है मनी बिल के सब्जेक्ट्स, उसको भी डील किया जा रहा है, बस ये। बाकी वो ऑर्डिनरी की तरह ही डील हुए हैं, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, वो सर्टिफिकेशन जरूरत पड़ेगी नहीं, दोनों में पास होगा। ठीक है, मनी बिल तो राज्यसभा में जरूरत ही नहीं, रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑल दो 368 तो हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से केस लॉज हैं उसमें, और वो जानने तो जरूरी है ही। यहाँ पे सिर्फ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की बात होगी। 3 तरह के होते हैं अमेंडमेंट बिल्स, तो 3 तरह की उनको मेजॉरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। अगला है स्पेशल मेजॉरिटी for the passage and ratification by legislature of not less than 1/2 of the states. Simple majority plus ratification. ठीक है, सॉरी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन। ठीक, दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के अंडर आता है, और इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो डेडलॉक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसी के हिसाब से ही गवर्नमेंट काम कर पाती है, कितनी मेजॉरिटी है उनके पास। ठीक, जॉइंट सिटिंग क्या है? एक्ट 108 पढ़ी चुके हैं हम लोग कई बार, छोड़िए, पढ़ी चुके हैं हम लोग कई बार। रिजॉल्व अ डेडलॉक की बात होती है, इसका बस याद रखिएगा। 368 में जॉइंट सिटिंग नहीं होती, और पास करने के 3 तरीके हैं, सिंपल मेजॉरिटी 51%, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, और जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन है, उसमें स्टेट का रैटिफिकेशन जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी में 2 चीजें होंगी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी में सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स एंड 2/3 ऑफ द सिटिंग, राइट, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, आगे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, ये तो उसकी बात हो गई ज्वाइंट सिटिंग की। ज्वाइंट सिटिंग तो एप्लीकेबल है ही नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और मनी बिल के लिए। ठीक, रोल ऑफ लोकसभा क्या है? प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग पढ़ चुके हैं, कोरम हम लोग पढ़ चुके हैं, इंस्टेंसेस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ज्वाइंट सिटिंग अभी तक कितनी बार हुई है? सिंस 1950 द प्रोविजन रिगार्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस हैज बीन इन्वोक्ड ओनली थ्राइस। कब?
डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, तब ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ठीक है, ये आप देख लीजिए, 3 ही बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पे आ जाइए, तो प्रिविलेज दिए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। These are certain rights and immunities enjoyed by the parliament, members of the parliament, individually and collectively. So they can effectively discharge their function. ये privilege उनको दी जाती है ताकि वो effectively अपना काम कर सके, जो बात है बिना डर के बोल सके। When any of these rights and immunities are disregarded, the offence is called as a breach of privilege and is punishable under the law of parliament. Privileges in the Constitution. Article 104 and Article 194 for state assemblies. 104 for parliament. Sorry, 105 for parliament and 194 for state assembly. Mentions 2 privilege. पहला है freedom of speech in parliament और दूसरा है right of publication of its proceedings. ठीक है? अब इसकी जरूरत नहीं आपको कि कौन सी रूल बुक, कौन सा चैप्टर जो है वो डील करता है। इसको नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है और 194 इज फॉर स्टेट असेंबली। जैसे 105 क्लॉज 1 ये बात करता है देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। दूसरा ये बात करता है नो मेंबर शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड और वोट गिवन इन द पार्लियामेंट और कमिटी। ठीक है, पार्लियामेंट में अगर आपने कुछ भी बोला है तो उस पर आप पे केस नहीं होगा, डिफेमेशन भी नहीं होगा। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। अगला कमिटीज पढ़ लेते हैं। A parliamentary committee is a panel of MP that is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker. The committee works under the direction of Speaker. ठीक है, and parliamentary committee or report has to be given to the chairman, the Speaker. ठीक, parliamentary committees have their origin in British Parliament. They draw their authority from Article 105 and 118. The 105 deals with the privileges of MPs and 118 deals with the authority to make rules and procedures and conduct the business. Need क्या है? A bill introduced in either house of the parliament to begin legislative business, but the process of law making is often complex and parliament has limited time for detailed discussion. पूरी पार्लियामेंट तो 500 लोग तो डिस्कशन में नहीं बैठ सकते। सिंपल बिल सर, CAA इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में भी हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था शायद 2002 या 3 में, उसके बाद 3 में, उससे पहले 1983 में भी हुआ था, व्हाट आई रिमेंबर 1987 में हुआ था शायद 87। ठीक है, सिटीजनशिप को लगातार अमेंड किया जा रहा था, अमेंडमेंट को, सिटीजनशिप एक्ट को, बिकॉज सिटीजनशिप से डील सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करता है, क्योंकि प्रोविजन आप करिए उसमें जाके मिलता है हम लोगों को कि जैसा जैसा पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, वो जो लॉ बनाएगी जो आर्टिकल कहता है ना, दैट वाज आई गेस 8 या 9, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 इसकी बात करता है, मैं आर्टिकल 10 बात करता है, 10 और 11, यस, आर्टिकल 10 और 11 बात करते हैं कि जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उस हिसाब से डील होगा। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसी एक्ट को ये अमेंड करते रहते हैं, तो ये ऑर्डिनरी बिल हुआ। ठीक है, जैसे वक्फ भी ऑर्डिनरी बिल है। अगला, अब बिल तो हो गया, बिकॉज अ बिल इज कॉम्प्लेक्स डिस्कशन, जस्ट अ मिनट, क्योंकि 500 के 500 लोग तो डिस्कस नहीं कर सकते ना बैठ के जी। तो 500 के 500 डिस्कस नहीं कर सकते बैठ के, तो एक कमिटी बना देता है स्पीकर फॉर बेटर कंडक्शन ऑफ द हाउस, और उसी को हम बोलते हैं। ऑल्सो द पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड श्रिंकिंग ऑफ मिडिल ग्राउंड हैज बीन लीडिंग टू इंक्रीज rancorous and inconclusive debates in the parliament. Due to these issues, a great deal of legislative business ends up taking place. इसीलिए कमिटी बनाई गई
उन कमिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग कमिटीज एंड एडहॉक कमिटीज. Standing committees can be classified into the following 6 categories. Financial committee, departmental standing committee. बहुत recently departmental standing committee तो नहीं, departmental नहीं थी, standing committee ये कभी इन्होंने की थी, वो किस law को मुझे याद नहीं आ रहा. Committees to inquire, committees to scrutinize and control, committees relating to day business of the house, housekeeping committees और service committees. क्या करेगा स्पीकर? इन committees का head बना देगा किसी member of parliament को, ठीक है, और वो कमिटी से डील करेंगे, वो कमिटी अपना फंक्शन करेगी, ठीक. While the ad hoc committees are temporary and seeks to exist on completion of taken assign. एक तुरंत कोई असाइन, ad hoc तो हमेशा से यही मतलब रहा है. ad hoc से अभी आप लोग जब जुडिशरी पढ़ेंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में तो ad hoc सुप्रीम कोर्ट जजेस का आई डोंट रिमेंबर, बट हाई कोर्ट में तो ad hoc हाई कोर्ट जजेस का प्रोविजन दिया हुआ है. और पूरे इतिहास में हाई कोर्ट जजेस को ad hoc अपॉइंट नहीं किया गया है, इवन व्हेन जब बिल्कुल क्राइसिस आ रखा है, ठीक है. हाई कोर्ट्स में इस वक्त क्राइसिस है, स्पेशली इलाहाबाद. While the ad hoc committees, वो ये है कि एक स्पेसिफिक टास्क को डील करने के लिए ad hoc बनाई जाती है. हाँ, जगदम्बिका पाल को वक्फ कमेटी के लिए ad hoc स्टैंडिंग कमेटी भेजा गया था, राइट. सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है? प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज. सारे पार्लियामेंटेरियंस तो नहीं जानते लेजिस्लेशन प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटी, तो एक लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज मिलती है. दूसरा, मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करता है, और आगे जाके कमिटीज का रोल और बढ़ेगा, क्योंकि ये 500 से लगभग 700 तो हो ही जाएंगे इस बार मेंबर्स 2027 में, मतलब इंक्रीज हो जाएगी. 700 लोग कहां कुछ डिस्कस कर पाएंगे. ठीक. अगला है इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेल स्क्रूटनी, ये ऊपर से रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज. और अगला है प्रोवाइड द चेक ऑन द गवर्नमेंट. अब जब यहां पे सारा हमने प्रोसीजर लॉ बनाने का पढ़ लिया, बिल कैसे इंट्रोड्यूस होगा, सेशन कौन सा होगा, डिवाइसेस कौन से होंगे, क्वेश्चन आवर होगा या क्या होगा, ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कैसे हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं, सारी चीज हम लोगों ने जब इन जनरल पढ़ ली. तो नाउ इट कम्स टू थिंक कि अब लॉ मेकिंग में सारा ऑर्डिनरी बिल तो हमने पढ़ ही लिया, और नॉर्मल लॉज आर ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक, और मनी बिल का भी पढ़ लिया. अब हमारे पास बचा कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो इट इज नॉट इजी टू इमीडिएटली कॉल एवरीबॉडी कि अब आ जाओ भाई. अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने क्षेत्र में भी तो काम करना है, अब सभी दिल्ली बैठे रहेंगे क्या? इसीलिए सेशंस तो तुरंत कॉल नहीं किए जा सकते. तो इसीलिए इमरजेंसी में डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास कर देती है. ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस इज द बेस्ट नोन ऑर्डिनेंस, और दूसरे ऑर्डिनेंस जो बेस्ट नोन है वो बिहार के ऑर्डिनेंसेस हैं. तो धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस 3-4 साल वो निकालते गए, और जो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है ऑर्डिनेंस की कि एक फिक्स पीरियड के बाद उसको हाउस से गुजरना होता है एज अ बिल, और उसका लॉ बनाना होता है. तो बिहार में उसको पास करते गए, और लॉ ऑर्डिनेंस की पावर होती है गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास, ठीक है. 123 में इज विद द प्रेसिडेंट और 213 में इज विद द गवर्नर, ठीक है. तो 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट को हम लोग पढ़ लेंगे. ये पूरी की पूरी ऑर्डिनेंस की जो पावर है, इट एक्ट्स एज द पावर ऑफ इस अल्ट्रा प्रो मैक्स एंटरटेनमेंट. ये बिहार का तो एक्चुअल में अल्ट्रा. एक और केस जो मैं आप लोगों को बताता हूं, व्हाट आई रिमेंबर, कि बिहार में जिसमें नाम मैं स्लिप कर जाता हूं उसका, हुसैनारा खातून केस ही है मोस्ट प्रॉब्ली, जहां पे निर्दोष करार दे दिया सरकार ने, 5-7-8 साल सजा काट चुका था और निर्दोष निकला वो हुसैनारा खातून केस में. और जब निर्दोष निकला, उसके बाद निर्दोष होने के बाद वकील साहब लेके नहीं गए जेल में, जेल से छुड़वाया नहीं, 15 साल और काटे आया. कोर्ट से जो नॉट गिल्टी हो चुका है तो 15 साल और काट के आया, तब जाके उसको जो है फिर सरकार ने कंपनसेशन दिया. ये ग्रॉस रॉन्ग हुआ ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वरना इससे पहले सरकार कंपनसेशन नहीं देती थी. हमारे टॉट्स में एक केस आता है, वो एक सेठ जी थे आजादी के दौरान उन सेठ जी के यहाँ एक मोमिन मुसलमान
काम करता था, तो सेठ जी, नहीं गलत बोल गया, तो मोमिन मुसलमान नहीं था उसमें, वो पुलिस वाला था, मोमिन मुसलमान। तो किसी बात पे जो है उन सेठ जी जो सुनार जी थे उनका सब जब्त किया गया, सोना वोना, ठीक, थाने में रखा गया जब्त होके। और आजादी का टाइम चल रहा था, पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन में जो हमारे पुलिस वाले भैया थे, वो दाढ़ी वाले थे, वो उनका सोना लेके भाग गए वहां पाकिस्तान, ठीक। तो उन्होंने केस किया, उसका मैं केस का नाम आपको बताऊंगा। उन्होंने केस किया कोर्ट पे, एम्परर वर्सेस आएगा कुछ करके उसका नाम, ठीक है, उस सेठ जी का नाम मैं भूल रहा हूं। और केस किया कि स्टेट इज लाइबल, स्टेट के बंदे ने मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त किया, दैट इज ओके, बट वहां से गई है, उसके अंदर से निकली है, वो स्टेट के कंट्रोल से वो चीज गई है। तो नाउ द स्टेट शुड कंपनसेट, स्टेट ने कंपनसेट नहीं किया। स्टेट ने बोला दैट वाज द एक्ट ऑफ स्टेट, जिसमें स्टेट कंपनसेट नहीं करता। ये पुराना इंटरप्रिटेशन था। लेकिन जब ये वाला केस आया ना बिहार का, हुसैन आरा खातून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम, वही नाम है, यस, ठीक। तो हुसैन आरा खातून में फिर ये ट्रेंड चेंज किया गया कि अब कोर्ट्स गवर्नमेंट को या स्टेट को लायबल मानती हैं अगर स्टेट के खिलाफ हुआ। ये दो केस रिलेटेड हैं। इससे पहले स्टेट कोई लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेता था, भैया हमारा जितना गया वो गया, क्योंकि अब स्टेट की उससे गया तो स्टेट पेमेंट नहीं करेगी। लेकिन अब जगत सेठ, यही है, एक बार डाल के देखिएगा, ये एक्चुअली हमारे टॉट्स में आता है ये केस, सिविल रॉन्ग्स में। अभी क्रॉस चेक करा के बता रहे हैं, ठीक है। तो एक ये बड़ा एंटरटेनिंग है बिहार का, बिहार गवर्नर डीसी वाधवा केस जो है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, हर 6 महीने में ऑर्डिनेंस, और उसकी सैंक्टिटी जो होती है ऑर्डिनेंस की, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ एक्ट। ये तो मुझे देखना पड़ेगा तेजस्विनी जी, डीसी वाधवा गवर्नर ही होने चाहिए, या फिर गवर्नर नहीं तो कोई पर्सनल व्यक्ति। अब ये केस ऑल्सो डिपेंड्स, जैसे अगर अपील में जाता है तो केस का नाम रिवर्स हो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, हाई कोर्ट ने कुछ और टर्न कर दिया, अपील में गया तो रिवर्स हो गया। तो ये देखना पड़ेगा मुझे, डीसी वाधवा गवर्नर थे क्या, आपको चेक करना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं उसका, आपको नाम मिला? ये तो आप अपने एआई से बता देंगे देख के, ठीक है। ये जरूर है कि डीसी वाधवा जो है केस फ्रॉड और कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, चूना लगा दिया था बिहार के मंत्रियों ने संविधान पे ही, इन्हीं का प्रोविजन ऐसा एक्सप्लोइट किया कि मजा ही आ गया इनको, ठीक। अभी जो सर्च करके आ रहा है डीसी वाधवा बता रहे हैं, डीसी वाधवा वाज प्रोफेसर, अब ऐसा ना हो वो वही डीसी वाधवा हो जिन्होंने केस किया था, ठीक है। पढ़ लेते हैं फटाफट आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ग्रांट्स। 123 आर्टिकल grants the president certain law making powers, ठीक, to promulgate ordinances when either of the house of the parliament is not in session in urgent situation. Hence it is not possible for ordinance to be issued by the parliament. जब ऐसा होता है या फिर जब legislative session is yet to commence, the ordinance, ठीक है, remains in effect as law. It has the same force and effect as an act of legislature, but it requires subsequent ratification by parliament within 6 weeks of reassembly. An ordinance promulgated by president has a maximum validity of 6 months and 6 weeks from the date of promulgation. 6 months तो आप लोग जानते हैं कैसे हुआ, हमारे आर्टिकल 95 में था, that a maximum period between two houses, between two sessions of a house can be 6 months, right? Sir, that was Article 85. 85, ठीक है, right, 85, ठीक। तो उसमें ये था, तो ये 6 महीने तो यहां लगा दिए कि 6 महीने में तो हाउस कॉल होना ही होना है ना,
दूसरा, हाउस कॉल होने के 6 हफ्ते के अंदर आपको ये डील करना है, ठीक। मैक्सिमम वैलिडिटी इज 6 months and 6 weeks, ठीक, फ्रॉम द डेट ऑफ इस प्रोमulgation। अगला है द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन ऑल्सो इश्यू ऑर्डिनेंस अंडर 213, ये जानते हैं। और इसके बाद है if two houses start their session on different dates, the later date is considered, ठीक है। चलिए, enactment। In the process of enactment of ordinance, the decision to bring forth the ordinance lies with the government, as the President acts on the advice of Council of Ministers. If the President deems it necessary, it may return the Cabinet's recommendation for reconsideration. If it is sent back, then the President must promulgate it. Reconsideration के लिए भेज सकता है, but enact करना ही पड़ेगा। Withdrawal कैसे होगा? President can withdraw and vote out an ordinance, and both house can pass resolution to approve it, potentially leading to the lapse. Rejection of an ordinance would, however, imply the government has lost majority. अगला है, however, if an ordinance enacts a law that falls outside the purview of parliament competence, it is considered void, ठीक है। अगर outside the parliament's preview हम लोग कर रहे हैं, and it will be considered as void। अब सबसे इंपॉर्टेंट आएगा रीप्रोमulgation। 6 महीने बीत गए, 6 हफ्ते भी बीत गए, वो लैप्स हो गया, प्रेसिडेंट ने फिर से वो जारी कर दिया, या बहुत माइनर चेंज करके जारी कर दिया, तो क्या वो फिर से 6 महीने चलेगा? ठीक है, इस पे बात होगी। When an ordinance lapses, the government can choose to repromulgate if necessary. In 2017, the Supreme Court ruled that repeated repromulgations without legislative reconsideration would be unconstitutional and violation of legislature rule। देखिए, repromulgate हो सकता है, लेकिन आर्बिट्रेरीली नहीं हो सकता, किसी कंडीशन से हो सकता है, या फिर बात करते हैं। The court emphasized that the power to issue an ordinance should be treated as an emergency measure, not as a means to bypass the legislature. Governor was A.R. रहमान हिदवई, ये बात हो रही होगी बिहार की, ठीक है। सीधी सी बात ये बोली कोर्ट ने, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इसको ऐसे मत यूज करिए कि आप लेजिस्लेचर को एस्केप करना चाहते हैं। लेजिस्लेचर को लेजिस्लेचर का काम करने दीजिए, इमरजेंसी में यूज कीजिए। एडवांटेज है, क्विक एंड इफेक्टिव होता है। इसी को पढ़ते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन विदाउट लेजिस्लेटिव हर्डल्स, तुरंत इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। लीगल सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी होती है, ठीक है। अगर कहीं जुडिशियल गैप है तो तुरंत आ जाता है वो। दे रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिबनेस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। डिसएडवांटेज क्या है? बाईपास द डेमोक्रेटिक प्रोविजन ऑफ लॉ मेकिंग, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास ही लेजिस्लेटिव फंक्शन आ गया है, जैसे कि कहीं ना कहीं जुडिशरी के पास भी लेजिस्लेटिव फंक्शन आ गया है, ठीक है। दे अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड दे क्रिएट लीगल इंस्टेबिलिटी एंड दे विल बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड पर्सनल गेन्स। इनको आप चाहें तो लिख लीजिए सबको। ऑर्डिनेंस का पॉजिटिव क्या है? लीगल हर्डल्स नहीं है, गैप्स को फिल अप कर देता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जल्दी हो जाता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबनेस दिखती है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, बाईपास कर देता है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को अंडरमाइन कर देता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव स्टार्ट्स परफॉर्मिंग द लेजिस्लेटिव फंक्शन। लॉ मेकिंग काम गवर्नमेंट का नहीं है, लॉ मेकिंग काम लॉ मेकर्स का है, पार्लियामेंट का, व्हिच इज नोन एज लेजिस्लेचर। दे क्रिएट। और अगला है कि दिस डिसएडवांटेज में कि वो पॉलिटिकली और पर्सनल गेन्स के लिए यूज किया जाता है। आरसी कूपर केस तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। जी,
लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में तो पार्लियामेंट रफ ड्राफ्ट पास करती है एंड लीव्स इट टू द एग्जीक्यूटिव टू फिल द। हाँ, लेकिन वो पार्लियामेंट ही पास करती है। सर तो वो एग्जीक्यूटिव ओवररीच में नहीं आएगा? राइट, बट ये डिसीजन किसका है? पार्लियामेंट का, लॉ जो मेकर्स का। कंसेंट है उनका। हाँ, यहाँ तो पार्लियामेंट से मतलब ही नहीं है, वो ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, इससे मतलब हो जाएगा। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ना, उसमें भी इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप रूल्स पढ़ेंगे ना, तो वो इतना डेलीगेट नहीं करता कि लेजिस्लेटिव फंक्शन भी वो प्रॉपर आउट ऑफ हैंड चला जाए एग्जीक्यूटिव पे। वो लिमिटेड पावर्स ही डेलीगेट की जाती है नीचे। आरसी कूपर केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था? द केस चैलेंज्ड द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस which nationalized 14 major banks in India. Supreme Court held that the President's satisfaction regarding the necessity of an ordinance is not immune to judicial review and can be challenged. The court also held that an ordinance is subject to the same constitutional limitations as an act of parliament and cannot violate any fundamental right. आरसी कूपर केस में ये बोला था कि ये जो आपका ऑर्डिनेंस है इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू लाइक दी अदर ऑर्डिनरी एक्ट्स। ठीक है। दूसरा ए के रॉय केस, इट चैलेंज देखिए आरसी कूपर केस तो आपको अदरवाइज ही पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से बहुत कनेक्ट होगा ये। ठीक है, आगे वैसे हम लोग पढ़ेंगे जब स्पेशल केसेस सारे पढ़ेंगे ना तो सीरीज में पढ़ेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आरसी कूपर, प्रीवी पर से सब, केशवानंदा, गोलकनाथ, सब कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़े होते हैं। ए के रॉय केस, ए के रॉय तो कम्युनिस्ट लीडर थे, चेक करिए, साउथ के ए के रॉय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ए के रॉय नोन पर्सनालिटी है। कहां के? केरल, बंगाल, बंगाल के कम्युनिस्ट लीडर थे, सीपीएम के होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ए के रॉय। The case challenged the National Securities Ordinance 1980, which provided for preventive detention of persons up to 1 year without trial. ये भी ऑर्डिनेंस आया था, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन 1 साल तक के लिए अलाउ करता था। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी, लेड डाउन सम सेफगार्ड, जैसे कि पीरियोडिक रिव्यू बाय एडवाइजरी बोर्ड, एक communication of the grounds of detention. The court also observed that an ordinance should not be used as a substitute of parliamentary legislation, जो हमने बात पहले की थी, इमरजेंसी में होना चाहिए। तो 1982 ए के रॉय वाले केस में, तो ए के रॉय का कुछ और डिटेल है इसमें? ठीक है, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। ठीक है, तो ए के रॉय केस में नेशनल सिक्योरिटीज ऑर्डिनेंस 1980 को चैलेंज किया गया। वो ऑर्डिनेंस ये कहता था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन 1 साल तक के लिए अलाउड है विदाउट ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैलिडिटी हेल्ड की, बट कुछ सेफगार्ड्स कर दिए। क्या? एडवाइजरी बोर्ड पीरियोडिक रिव्यू करता रहेगा, ठीक है, और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आपको बताने होंगे। तो ऑर्डिनेंस पे डायरेक्ट हमला नहीं किया जा रहा है, बट सेफगार्ड लगा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है डीसी वाधवा केस 1987। यहां पे गवर्नर ऑफ बिहार जो थे वो 1967 से लेके 1981 तक वेरियस बार बार प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस कर रहे थे। ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला? Supreme Court struck down all the ordinances as unconstitutional and held that re-promulgation of ordinance is a fraud on the Constitution and subversion of democratic legislative process. The court also held that an ordinance lapses automatically if not approved by legislature within 6 weeks of reassembly.
and cannot be continued by repromulgation. Recently an ordinance was promulgated by, ये बीसी बात बाकी अलग है. Recently an ordinance was promulgated by the Indian President giving the Lieutenant Governor of Delhi power over services in National Capital Territory. ये जजमेंट से खींच ली गई थी पावरें, तो फिर ऑर्डिनेंस डाल के वापस वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी. The ordinance established a national capital civil service authority consisting of the chief minister and 2 senior IAS officers, allowing them to decide matters through majority voting. ये तो आप लोगों को केस याद ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल जीते आए थे कि भैया अब आप ही डिसाइड करिए आईएएस का ट्रांसफर क्या करना है, क्योंकि ये लगातार ट्रांसफर करते रहते थे बीजेपी वाले सेंटर जो है, तो केजरीवाल तंग रहते थे. जब सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, शादी चौड़ी कर रहे थे, इतने में प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस ही निकाल दिया, असेंबली की जरूरत ही नहीं, ऑर्डिनेंस निकाल के फिर पावर. हाँ, साल भर कब का है, इसका नाम दिया है 2024 का इशू है. द यूनियन जुडी, अच्छा ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव पूरा हुआ, पार्लियामेंट पूरा हुआ, एग्जीक्यूटिव की पार्लियामेंट्री पावर भी या लेजिस्लेटिव पावर भी पूरी हुई. अब आ गए हम आखिरी विंग पे, जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी, और इसको हम फटाफट कवर कर लेते हैं आज ही जुडिशरी को, क्योंकि ये सब चीजें कोई बहुत कंसेप्चुअल तो है नहीं, प्रोसीजर है जो आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े लिखने पड़ेंगे. और प्रोसीजर्स को याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप चीजों को देखें, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को देखें, कौन सी कमिटी बनाई उसको रीड कर लें. कमिटी में रीड ये ना करें कौन बनाई तो किसको डाला तो क्यों डाला, किस सेगमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर अपॉइंटमेंट के बहुत खेल होते हैं. ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ने चाहिए, तब तो वो आपको इच प्रोसेस फॉरएवर याद हो जाएंगे. ठीक, जुडिशरी का आपको पढ़ना है तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट जज पढ़िए, कितने सुप्रीम कोर्ट जज, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज 34 है. संजीव खन्ना है, बीआर गवई को कॉल कर दिया है, he'll be the next, रिकमेंडेशन भेज दी है प्रेजेंट सीजीआई ने. कितने फीमेल है, 2 फीमेल है, बेला त्रिवेदी, she is going to retire within a month I guess. और अगली है बेंगलुरु नागरत्ना फ्रॉम कर्नाटक. बेंगलुरु नागरत्ना फ्रॉम कर्नाटक के फादर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं. सीजीआई खन्ना के भी ऑलमोस्ट चीफ जस्टिस बन गए थे, डीवाई चंद्रचूड़ के बन गए थे. दीपक मिश्रा इज द भतीजा ऑफ जस्टिस रंगनाथन मिश्रा, जो खुद सीजीआई ले रहे थे लंबे. ठीक है, तो सबके रिलेशंस भी निकलेंगे जो सब्जेक्टिवली क्रिटिसिज्म के पॉइंट भी हो सकते हैं और दूसरा मेरिटोरियस भी हो सकते हैं. तो उसको हम ऐसे डील करेंगे, लेकिन टू मेमोराइज एवरीथिंग ये पता लग जाता है, ऐसी चीजें याद पड़ जाती हैं. अगर आप में से कोई मेंस में लॉ सब्जेक्ट लेने वाला होगा, उसे तो सभी पढ़ लेना चाहिए, सारे केसेस, सारे जुडिशरी, कौन कौन जजेस से कौन कौन कब आया. ठीक है, तो ये भी देखिए कौन बार से आया, कौन किस हाई कोर्ट से आया, क्योंकि हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं 34, सिर्फ मेरिट बेस पे भी नहीं होंगे, सिर्फ एज क्राइटेरिया पे भी नहीं होंगे. रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट कितने हैं, 3 ऑलरेडी है, अब चौथा नहीं आएगा, सिनेरियो बिगड़ जाएगा. जबकि जो चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट है जस्टिस सुनीता अग्रवाल एंड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस जीके उपाध्याय, वो दोनों सीनियरिटी में ऑलमोस्ट हेड पे हैं कि उनका नाम भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट. भेजा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इलाहाबाद से वैकेंसीज ऑलरेडी फिल्ड अप है ना. तो इलाहाबाद वाले रिटायर होंगे तो इलाहाबाद के लिए ये बैलेंस बनाया जाता है. ये कहीं जरूरी नहीं है, हो सकता है 34 में से 20 जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के हो, लेकिन ये बैलेंस बनाते हैं. अदरवाइज रिस्पेक्टेड बार्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं. ठीक है, तो ये बैलेंस ही बनाना पड़ता है.
सर इज दिस मेंशन्ड समवेयर और या फिर ये कन्वेंशन के अंडर होता है? नहीं, कोई कन्वेंशन नहीं, ये पॉलिटिकल बैलेंसेस हैं। अब जैसे इनको पॉलिटिकली बैलेंस ये करना है, क्योंकि अभी जब हार्ट टॉक्स इन बीबीसी पे जब डीवाई चंद्रचूड़ को घेर लिया, आप लोग उसका इंटरव्यू जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो। बीबीसी के हार्ट टॉक्स एक आता है, उसमें स्टीवन नाम से कोई है इंटरव्यूअर, जिस तरीके से वो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू के इंटरोगेशन लग रहा है और ले रहा है डीवाई चंद्रचूड़ का आफ्टर रिटायरमेंट। तो जिस अथॉरिटी से वो बात करता है, जो अटैक करता है, हमारे नेता तो घबरा जाए, चाहे हम जा रहे हैं, हम नहीं जवाब देंगे। मजेदार बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ को एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक। एंड मैं जैसे जानता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी वो चीफ रहे थे। यहां जो इमेज है यूपी में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ऑल्दो वो थे मुंबई हाईकोर्ट के हैं, वो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ यहां के बने। डीवाई चंद्रचूड़ वॉज नोन एज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड, और जिनके टेन्योर में सब सीधे रहते थे, सब काम करते थे। एंड व्हाट आई नो एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स एंड एज पर द जो भी मुझे पता लगता है लोगों से, डीवाई चंद्रचूड़ ही वो हैं जिन्होंने मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। वरना एक्चुअल में जुडिशियल सिस्टम बहुत क्रम्बल्ड अप हो गया है। जैसे कि the cases in high courts and supreme courts are meant to be minimal, but they are maximum. Why? Because it was meant to be minimal, as the district judiciary is supposed to deal with the issues, but the district judiciary is somewhat inactive, not in work, but in exercising of power, because it is more afraid of exercising of power कि आगे जाके हाई कोर्ट से कोई डांट ना पड़ जाए, कोई ऑब्जेक्शन ना उठ जाए। तो अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैज द पावर टू ग्रांट द डेथ सेंटेंस आल्सो, बट हिम्मत नहीं होती यहां पे डिस्ट्रिक्ट जजेस की या एडीजेस की कि वो फांसी की सजा दे दें। फांसी भी दे दें, या फिर सबसे बड़ा इश्यू आपको बताऊं किस चीज पे आता है, वो आता है बेल पे, बेल एप्लीकेशन पे। बेल एप्लीकेशन ये होती है कि कोई जेल में कोई पकड़ा गया, तो सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन सुनी जाती है कि उसको बेल दी जाए कि ना दी जाए। बेल का मतलब यह है कि उसको रिलीज कर दिया जाए अगर उस, क्योंकि बिकॉज अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बोला है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यस, बेल इज अ रूल, यस, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, जेल कम भेजना है, और ये सही भी है। अब जिसपे कल को मनन जी पे मैंने कोई एलिगेशन लगा दिया, वो जेल में भरे रहेंगे क्या 4 साल? नहीं भरे रहेंगे। ले गई पुलिस, इंटेरोगेशन किया, अब पुलिस को और कोर्ट को लगता है कि मनन इज नॉट डेंजरस, वो एविडेंस नहीं वो करेगा, और जमानती उसके हैं, बेली जिसको बोलते हैं, 2 लोगों ने उसके बेल की गारंटी ली है, ये समय समय पे आया करेगा तो बेल दे दी जाती है। ये पावर एक्सरसाइज करने में भी सबऑर्डिनेट जुडिशरी डरती है, बेल ही ग्रांट नहीं करती है, तो सारी बिल्स हाई कोर्ट में पहुंचती हैं, और हाई कोर्ट्स में बहुत बड़ा बैकलॉग लगा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। दूसरा क्रिटिसिज्म जो बीबीसी हार्ट टॉक पे था, वो ये था कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कहां है। 34 में से 2 फीमेल जज, हाई कोर्ट्स में भी बैकलॉग पर लगा पड़ा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने हिसाब से डील करके उस चीज को संभाल लिया था, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, दे आर इंपॉर्टेंट, और ये अब जो आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप सुप्रीम कोर्ट देखना, तो वो सिर्फ कोई कन्वेंशन नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई डोंट थिंक होगा, 3 ऑलरेडी हैं, बाकियों का आई हैव लेस नॉलेज कौन कौन कहां से है। वन थिंग आई एम श्योर कि फीमेल जस्टिसेस आपको मिलेंगे अभी 1 और 2 इन द कमिंग मंथ्स सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं? सिर्फ एक बेसिस पे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसा नहीं मुझे कोई नॉलेज है, पर मुझे समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बन रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली गुजरात हाई कोर्ट से मे बी जस्टिस सुनीता अग्रवाल, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, उनको भेज दिया जाए, या फिर डायरेक्ट बार से अपलिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम जब कोलिजियम पढ़ेंगे आगे जाके, तो डायरेक्ट
बार मतलब एडवोकेट से डायरेक्ट हित सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए, ये भी हो सकता है। जैसे डी.वाई. चंद्रचूड़ से पहले जस्टिस यू ललित जो थे वो किसी हाई कोर्ट से नहीं थे, बाहर से एलिवेट किए गए थे। ठीक है, तो कल को अगर शिवम शुक्ला जी लॉ करते हैं, एडवोकेट बनते हैं, तो वो अगर 50 वर्ष के हो गए तो हो सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दिए जाए, ये भी रूल है। ठीक है, तो मतलब ना इंटरव्यू ना एग्जाम, सीधे कनेक्शन और अब ऊपर, ये क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलेजियम हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो लीगली इन चीजों में अवेयर रहेगा उसके लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं होंगी। अवेयर हुए उसको दिक्कत होगी, क्योंकि मेमोराइज करने के लिए ऑलरेडी बहुत है। ठीक, यूनियन जुडिशरी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज ऑल्सो द पार्ट 5th चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 5th द यूनियन। 124 to 147 फटाफट पढ़ लेते हैं। 124 क्या कहता है? There shall be one Chief Justice of India, ठीक है, और not more than 7 judges, इसको बाद में बढ़ाते गए। ठीक, 124 खोल के एक बार पढ़ लीजिएगा। The jurisdiction of Supreme Court of India can be broadly categorized into original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction। देखिए, ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? जैसे आर्टिकल 32 हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो सीधे हमें सुप्रीम कोर्ट ही ले जाता है। जहां भी फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का हनन हुआ, वहां सीधे ओरिजिनल जुरिडिक्शन पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 32 से आप चले जाइए। एपलेट जुरिडिक्शन, जहां पे लोअर कोर्ट से मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट होके हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से रिजेक्ट होके फिर सुप्रीम कोर्ट गया, वो एपलेट जुरिडिक्शन हो जाएगा। अपील के थ्रू आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है मेरे घर अगर कुछ मेरे साथ अगर कुछ रॉन्ग हुआ, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल आई वाज सपोज टू अप्लाई इन द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ सम पुलिस एग्जाम, और वहां मेरा रिजेक्शन हो गया किसी चीज को लेके, ठीक, कि आंख में कुछ ऐसा है, इस चीज को लेके हो गया, बट माय आईज आर ऑल राइट एज पर रिपोर्ट्स। ठीक है, तो अब जब मैं जाऊंगा तो पहले मैं जाऊंगा किस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे जाऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, इसको हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं। वहां से रिजेक्ट होगा तो मैं हाई कोर्ट जाऊं। ठीक है, ऑल दो ट्रिब्यूनल बना दिए। अगर हम सर्विस की बात ना करें तो अदरवाइज भी हम जब केस बढ़ाते हैं तो पहले हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, और जब हम सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज एपलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट करना पड़ता है जब केस फाइल करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट करना पड़ता है कौन सी जुरिडिक्शन से आप हमारे पास आ गए, घूमते फिरते तो नहीं आ गए। बताओ, व्हाट लोकल स्टैंडर्ड डू यू हैव? डज योर केस फॉल्स अंडर आर्टिकल 32? If yes, then it's our original jurisdiction, ये हमारा एक्सक्लूसिव है, हम डील करेंगे। If not, then हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद आए हो, then appellate। और ये भी नहीं है, एक आता है SLP, that is, हाँ, अरे स्पेशल दिया ही नहीं इन्होंने, चलिए नीचे मिलेगा आपको, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, वो इनसे भी अलग है। ऑल दो स्पेशल लीव पिटीशन, ओके आई गॉट इट, वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आ जाएगा। हाँ, अलग है, लेकिन ओरिजिनली किसका है? ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट 136 ना, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में काउंट हो जाएगा वो। बाकी है एडवाइजरी, एडवाइस करना है, दो स्टेट अगर लड़ लिए हैं तो, इसलिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, 34 जजेस है, 1 चीफ एंड 33 अदर, और बहुत जल्दी हो सकता है स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज टू 36 और 37 और 38। ठीक, आखिरी टाइम कब इंक्रीज हुई थी? नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 में 31 से 34 ले गए थे। अगला क्या है? Originally the strength was fixed at 8, 1 plus 7. The parliament is authorized to regulate. Seat of Supreme Court, Delhi is the
अच्छा ये भी कितना रॉन्ग है। मेरा ये मानना है बेंचेस बना देनी चाहिए। साउथ का आदमी दिल्ली क्यों चल के आया भाई? जबरदस्ती फ्लाइट करके आए, जबरदस्ती यहां का काउंसिल करे। अच्छा दिल्ली के अगर लोग हैं आसपास तो उन्हीं को तो बेनिफिट मिलेगा, वही लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दूर दूर से। इसलिए एटलीस्ट 4 बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। 4 जजेस वहां बैठ रहे हैं, 7-8 जजेस वहां बैठ रहे हैं, 7-8 वहां बैठ रहे हैं। प्रिंसिपल बेंच दिल्ली कर दो, ठीक है, जैसे ट्रिब्यूनल्स पे ये लोग कर रहे हैं। अब होता क्यों नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स है। आप अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मैं मतलब यूपी के सिस्टम को मैं जानता हूं, तो मजेदार बात यह है कि यूपी वेस्ट, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, ये सब दे आर क्लोजर टू लखनऊ। ठीक, प्रयागराज इज मोर अवे फ्रॉम देम, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन इन सबका कहां आता है? प्रयागराज में। तो अ पर्सन फ्रॉम मेरठ हैज टू गो टू प्रयागराज, जबकि लखनऊ रास्ते में पड़ जाएगा। और ये शिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि पीपल आर नॉट ओपन टू चेंजेस। उनको ये है कि हम अपने एस्टैब्लिशमेंट क्यों इधर से उठा के इधर ले जाएं, हमें सब शिफ्ट करना पड़ेगा, इतने वकील ऊपर नीचे हो जाएंगे। यार ये तो होंगे, स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए जरूरी है ये सब, हम अटके थोड़ी रहेंगे। बट व्हाट इज राइट दैट शुड बी डन, ठीक है। मजेदार बात यह है लखनऊ हाई कोर्ट इतना विशाल काय बना दिया, इतने चैम्बर्स बना दिए, इतना स्पेस ले लिया है, और डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं अराउंड 30, उसमें 34 आउट ऑफ 80। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मोर देन 50 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हम लोग पढ़ रहे थे, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। Delhi as the seat of court, it also authorizes the CJI to appoint other places or places of as the seat of Supreme Court. अब भाई आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से सबसे बेचारे जो है वकील भाग के यहाँ आते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ कौन सा एस्टेब्लिशमेंट बहुत एक्सेप्टिंग है, बहुत इजी टू वो है, बहुत कॉम्पिटिटिव भी है, बहुत कॉस्टली भी है। रादर इन चीजों को सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए, इनको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। देयर शुड बी मेनी पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट इन अ नेशन, अनलाइक वी हैव वन पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट दैट इज दिल्ली। सारा डेवलपमेंट दिल्ली 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 के आसपास, ठीक है। इस गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया है टुवर्ड्स अहमदाबाद। नेचुरली जो शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ काफी दूर था एंड कोस्ट हमारे पास था, तो वो हुआ चेन्नई में, तमिलनाडु में शिफ्ट हुआ, और दूसरा आईटी हब कर्नाटक में शिफ्ट हुआ, बेंगलोर में, ठीक है, और एक मुंबई में। बिकॉज ऑफ शोर्स एंड बिकॉज ऑफ अदर रीजंस ये सेंटर्स भी बन गए। अदरवाइज सरकार की पूरी कोशिश थी कि यही सारा सेंटर बना है दिल्ली। वो तो यहाँ पे समुद्र नहीं था, तो यहीं से सारे इंडस्ट्रीज जो होती, शिपमेंट्स यहीं से होते, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ये इनको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अगला, he can take decision in this regard, CJI, with the approval of president. The provision is only optional, not compulsory. This means that no court can give any direction either to the president or chief justice to appoint other place of Supreme Court. ठीक है। Appointment of judges. The judges, अच्छा एक बात और भी तो है कि गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि दिल्ली से बेंच उतर जाए, क्योंकि सारे जजेस यहीं रहते हैं। उस मार्ग को क्या बोलते हैं, मैं कर्तव्य पथ पे तो प्रधानमंत्री रहते हैं, वो अशोका रोड है और लोधी रोड, तो ये कर दो, हम आपको आफ्टर देख लेंगे। तो इसलिए कन्वीनियंस के लिए यहां रोकना इज बेटर, वहां जाना। वरना मैं बोलता हूं जैसे अभी तमिलनाडु में दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस, एक बेंच कर देनी चाहिए साउथ में। तमिलनाडु के लोग तो बहुत खुश होंगे, साउथ के सारे, कर्नाटक के, केरल के बहुत खुश होंगे, है ना। लेकिन कंट्रोल जुडिशरी से थोड़ा सा निकल जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ये भी होना चाहिए कि साउथ में नॉर्थ के लोग बैठने चाहिए, नॉर्थ में साउथ के लोग बैठने चाहिए, ठीक। चलो अगला, हाँ
ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल देखते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द सीजीआई अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी। भैया संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति को ही अपॉइंट करना था, सीधा साधा, ठीक है। और ये बोला गया था कि एडवाइस ले लिया करो क्योंकि उन्हें ज्यादा पता होगा। इसको फिर एक्सप्लॉइट कर दिया, एक्सप्लॉइट नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं वो नेसेसरी हो भी गया था, आप क्या ही बोले इसमें। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। सीधा साधा बोला गया है संविधान में, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बस ये है द सीजीआई, अच्छा ये तो अगला पॉइंट हो गया, सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये लाइन थोड़ी गलत है, ठीक है ना, ये वाली लाइन गलत है। आगे बढ़ते हैं, द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि सीजीआई इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इस पे तो कंसल्टेशन नहीं होती, सीजीआई अपॉइंट होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। नीचे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस कैसे होता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। फ्रॉम 1950 टू 1973, 1973 से बात बिगड़नी शुरू हो गई थी। आरसी कूपर केस में भी ये बात आती है, 72 में हुआ था, ठीक है। गोलकनाथ 65 में हुआ था, 7 में, हाँ आसपास है। तो इन दिनों ये डिस्प्यूट शुरू हो गए थे, ठीक। तो 1950 से 1973 तक कैसे होता था, सीनियर मोस्ट को अपॉइंट करते थे, ठीक। लेकिन फिर 1973 में एएन रे को अपॉइंट कर दिया, ठीक, बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। और 77 में तो किसको सुपरसीड किया, एचआर खन्ना को बना दिया एमयू बेग को, क्योंकि एचआर खन्ना ने जो जजमेंट दिया था उसका नाम था क्या, हाँ एडीएम जबलपुर, यस, also known as the habeas corpus case. This discretion of the government was curtailed by Supreme Court in the second judge's case, जिसमें ये बोल दिया कि भैया अब तुम सीधे सीनियर मोस्ट को ही अपॉइंट करोगे चीफ जस्टिस। ये कब किया, सेकेंड जजेस केस 1993 में, ठीक है। तो 1950 से 1973 23 इयर्स सीनियर मोस्ट को ही किया गया। 73 से वो ट्रेंड बदला, तो उन्होंने 73 में एएन रे और 77 में एमयू बेग को सुपरसीड कर दिया। फिर सुपरसीड नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस में क्लेरिफाई कर दिया कि ये सब बने करेंगे आप, ठीक। और क्या क्या क्लेरिफाई किया ये हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड जजेस केस को अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत क्लैरिफिकेशन, एक बार से चेक कर लीजिए। अब ये तीनों केस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस है, थर्ड जजेस केस। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन। भैया आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है जब ये प्रोविजन बोला गया है, एक बार उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए आप लोग कि भाई जो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस जो बोला गया है, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद। कंसल्टेशन ये है विचार विमर्श करके, दोनों लोग सहमत हो जाओ। अब तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करने लायक ही नहीं बचा, अब तो कोलिजियम नाम भेजता है डायरेक्ट, प्रेसिडेंट तो रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। जबकि कंसल्टेशन का मतलब यह है दोनों आपस में बात कर लो। और मेरा फिर भी ये मानना है कि अगर ये लिखा है प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट विद कंसल्टेशन, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को अपर हैंड दिया है, कंसल्ट कर लो आप उनसे, ये बोला है।
इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हाथ में, कंसल्ट का मतलब ये है कि अच्छे से विचार विमर्श कर लो, पर अपर हैंड सीम्स टू बी विद द प्रेसिडेंट। अगर लॉ मेकर्स ने ये बोला होता अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल सेंड द नेम्स टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, तो ऐसा होता जैसा अभी हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जजमेंट केस पे कंसल्टेशन का मतलब क्या माना गया 1982 में? कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, इट ओनली इंप्लाइज द एक्सचेंज ऑफ व्यूज। इसका मतलब यह है जब 82 में आया गवर्नमेंट के फेवर में, प्रेसिडेंट के फेवर में, यह बोला गया कि प्रेसिडेंट का जो कंसल्टेशन है उसका मतलब यह है एक्सचेंज ऑफ व्यूज होना चाहिए, दोनों विचार विमर्श कर लें। जरूरी नहीं है कॉन्करेंस हो, मेरा यह मानना है कि कॉन्करेंस इज एसेंशियल, दोनों सहमत हो जाए कुछ नामों पे वो। ठीक है, फर्स्ट जज केस में बोला कॉन्करेंस क्या नहीं, इस पे कॉलेजियम पे कोई कमेंट नहीं करता। और डीवाई चंद्रचूड़ भाई भी, उन्होंने पॉलिटिकली भाई भी चंद्रचूड़ जो थे वो कांग्रेस से ही थे। केशवानंदा भारती में या सॉरी एडन जबलपुर केस में अगर आप देखें, एचआर खन्ना के अगेंस्ट दिया है, वाई पी चंद्रचूड़ थे उसके बाद। वाई पी चंद्रचूड़ लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे थे, ऑलमोस्ट काफी लंबे समय उन्होंने सर्व किया था, लेकिन इट वॉज प्रीटी क्लियर कि वो जो सरकार चाहती थी वही करते थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि फर्स्ट जजेस केस में वाई पी चंद्रचूड़ थे, तो क्या डीवाई चंद्रचूड़ का कोई विचार है इस पे? डीवाई चंद्रचूड़ का अभी कॉलेजियम पे कोई ऐसा विचार नहीं है, वो कॉलेजियम को जैसा है वैसा ही मानते हैं। सेकंड जजेस केस में ये बोला कि कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, का मतलब ये है कि भाई दोनों एक बात पे सहमत होने चाहिए, which seems right। प्लस ये बोला था कि सीजीआई विल बी द सीनियर मोस्ट। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था, ये दो चीजें आई। और फाइनली थर्ड जजेस केस 1998, ये एसपी गुप्ता केस होना चाहिए। इसमें है द कोर्ट ओपाइंड दैट the consultation process to be adopted by Chief Justice of India requires consultation of plurality of judges. The sole opinion of CJI does not constitute the consultation process। देखिए, मैं इस बात पे भी सहमत हूं, सिर्फ सीजीआई पे पावर नहीं होनी चाहिए पूरी। ठीक है, ये लिखा हुआ है थर्ड में, सिर्फ सीजीआई से कंसल्टेट नहीं करेंगे आप, कंसल्ट नहीं करेंगे सीजीआई को, कॉलेजियम पूरा होगा। ठीक है, 4 जजेस का फॉर सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद सीजीआई, तो 5 लोगों का कॉलेजियम होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि प्रेसिडेंट से तो अभी भी कंसल्ट नहीं कर रहे हैं ना, उसको तो आप बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन, अच्छा ये भी आ गया कि अगर 2 जज एडवर्स ओपिनियन देते हैं कि ही डजंट सीम्स राइट, ही डजंट सीम्स फिट टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, तो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट तक नहीं जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। और अगर चीफ कंप्लाई नहीं करता है, ये हुआ था डीवाई यू ललित वाज अबाउट टू रिटायर एंड डीवाई चंद्रचूड़ वाज अबाउट टू कम। यू ललित थोड़ा गवर्नमेंट के फेवर के रहते माने जाते थे, उन्होंने कॉलेजियम कॉल किया था और ये लोग आए नहीं। उन्होंने कुछ नाम अपने हिसाब से क्लेरिफाई करके किए, लेकिन देन ही उसने लेट गो कर दिया, वुड वी रिमेंबर, क्योंकि ये उस वक्त लीगल फेटर्निटी में बड़ी चर्चा का ये था कि चीफ ने बुलाया, वाज अबाउट टू रिटायर इन 10 days, ऐसा कुछ था। कॉलेजियम को कॉल किया, कॉलेजियम आया ही नहीं। बाकी लोग वो चाहते थे कि मेरे रहते रहते हो जाए, तुरंत मेरे नाम पे चढ़ जाए, किसका सिलेक्शन है किसका नहीं। बाकी ने साथ नहीं दिया, कितनी जल्दी क्या है, तो पॉलिटिक्स अंदर चलती है। ठीक,
अब कॉलेजियम सिस्टम को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। 3 जजेस केस से पहले, मतलब 1998 से पहले सिर्फ सीजीआई करता था विद प्रेसिडेंट कॉन्करेंस। 1998 के बाद वो हो गया कॉलेजियम। कॉलेजियम का मेंशन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और कहीं और भी नहीं है, ठीक। और ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए नहीं, ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए भी यूज किया जाता है। कॉलेजियम बैठता है फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑल्सो। कॉलेजियम, हाँ ठीक है। अगला, सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। एट प्रेजेंट आपको चारों पता होने चाहिए कौन कौन सीनियर है। जस्टिस खन्ना, जस्टिस गवई, मोस्ट प्रॉब्ली बेंगलुरु नागरत्ना जी, जस्टिस विक्रमनाथ, फिर कौन कौन है सब पता करके रखा करिए। हाई कोर्ट कॉलेजियम इज लेड बाय चीफ जस्टिस एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट। नेम्स जब हाई कोर्ट के जाते हैं, नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट कॉलेजियम रीचेस द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय सीजीआई एंड चीफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। Judges of higher judiciary are appointed only through the collegium system, and the government has a role only after the names have been decided by the collegium. And government has a dormant role just to accept it, nothing else. Justice, अच्छा एक हाई कोर्ट का आपको मिलेगा, एक नाम बार बार जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से, कॉलेजियम बार बार भेजता है उसको और बार बार वो रिजेक्ट होता है। हाँ हाँ, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर आते हैं, उनका नाम मैं सिर्फ कर रहा हूं। हर बार उस पर पंगा होता है, हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं वो। सरकार भी इज रेडी फॉर ओपन क्रिटिसिज्म। हाँ, ये तो नवतेज सिंह जौहर केस था, पर एक एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में जिनका नाम हाई कोर्ट, हाँ, जिसका नाम हाई कोर्ट के लिए जाता है और हर बार गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती। 2-3 बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। ये सौरभ कृपाल, एडवोकेट सौरभ कृपाल, ठीक है। अब इनका नाम क्यों जाता है बताइए सुमिता जी। हाँ, ये भी किसी जस्टिस कृपाल के बेटे रहे हैं, वो भी चीफ रहे हैं, चेक करिएगा कहाँ के चीफ रहे हैं, जस्टिस कृपाल, ठीक है। तो ही इज मतलब क्योंकि अब एक्सेप्टेंस आ गई है तो वो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि वो एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ऐसे और भी हैं बहुत फेमस। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ रहे सौरभ कृपाल के फादर। ठीक है, तो कांस्टेंट टसल रहता है गवर्नमेंट में और कॉलेजियम में, नाम भेजती है और वो भी रिजेक्ट होता है। जजेस ऑफ हायर जुडिशरी आर अपॉइंटमेंट ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, द गवर्नमेंट हैज अ रोल ओनली आफ्टर दैट। में वर्किंग ऑफ कॉलेजियम एंड द एनजेएसी जो फिर से आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि हवा बन गई है जुडिशरी के खिलाफ। अब बाप रे, जो कृपाल जो रहे थे, क्या नाम था, बीएन कृपाल जो थे, सौरभ कृपाल के फादर, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, ठीक है। तो और शायद 2 या 3 बार रिजेक्ट हो चुका है सौरभ कृपाल का नाम, कॉलेजियम क्लियर कर चुका है, गवर्नमेंट अपॉइंट ही नहीं करती, ठीक है। वापस भेज देती है नाम, करते रहो यही। वर्किंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम एंड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है। कॉलेजियम को सब जानते हैं क्या है, लेकिन सरकार 2014 में जब आती है तो सबसे पहला अमेंडमेंट लाती है, द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। जो क्या कर रहा था, एक बॉडी बनाता है, वो कॉलेजियम में सिर्फ जजेस बैठते हैं, लेकिन वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी बैठाता है, लॉ मिनिस्टर को बैठाता है और प्राइम मिनिस्टर को बैठाता है, दैट इज एनजेएसी।
लेकिन उस एनजेएसी को कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर पास करते हैं, बट वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, रिजेक्ट कैसे? जुडिशियल रिव्यू से। अरे लाइट खत्म, ये क्या हो गया? दिस आई हैव टू चेक कौन कौन से प्रोविजन आपके बचे हैं। अभी डेफिनेटली बचे हैं। ये जितने इतने नाम हम बोलते हैं ना, उनको सर्च कर लिया करिए तुरंत, तभी इंटरेस्ट जागेगा, वरना इंटरेस्ट नहीं जागेगा। अब आप पेपर में पढ़ेंगे सौरभ कृपाल के, कौन है इसका नाम भेज दिया क्या पता, लेकिन पूरी हिस्ट्री पता होगी तो इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में। उसको पढ़ेंगे तो 4 सूत्र और मिलेंगे, 4 कनेक्टिंग पॉइंट्स और मिलेंगे। फिर एक बार आप जब मेन स्ट्रीम, जैसे हम लोग धारावाहिक देखते हैं ना, डेली सोप, अब कसौटी जिंदगी की मैं आपको दिखा दूं बीच वाले एपिसोड से, तो ना, अरे आप लोग उस टाइम के नहीं है क्या? मैं पुराना ज्यादा हूं क्या? कसौटी जिंदगी की ना आपको वो प्रेरणा समझ में आएगी, ना मिस्टर बजाज समझ में आएंगे, ना कोमोलिका समझ में आएगी। लेकिन अगर आप इनिशियल के या वहां से भी 5-6 एपिसोड्स देख लो, देन यू विल गेट इनटू द स्टोरी लाइन, और फिर आप रोज बैठ के वही देखोगे आज क्या होने वाला है। ठीक है, मिस्टर बजाज के साथ मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि डेली सोप्स बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन अगर उसमें भी आप स्टोरी लाइन में घुस जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जाग जाता है, चलो आज देख ही लेते हैं, आ रहा है तो। ऐसे ही न्यूज का मामला है, ऐसे ही इन चीजों का मामला है। स्टोरी लाइन में अगर घुस गए तो खुद ही पढ़ोगे कि क्या हो रहा है, जरा जुडिशियल फ्रेटर्निटी का सर्च कर लेते हैं, क्या हो रहा है पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में, जरा सर्च कर लेते हैं, इलेक्शन कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। ये जनरल टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो। ईदर यू हैव अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी, उससे आप क्रैक कर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा, बट अदरवाइज इंसान वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो टेम्परामेंट आपको डेवलप करना है कि आपको हर क्षेत्र की नॉलेज तो होनी चाहिए, देश में क्या चल रहा है जनरल। ठीक है, 1 मिनट में आप जरा चेक कर लूं। देखिए, मुझे आपको कुछ तो पढ़ाना है इसमें, स्पेशली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट का पढ़ाना है। ठीक है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन पढ़ाना है, हाई कोर्ट से चीजें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कुछ चीजें इस वाली स्लाइड में हो गई है मिस, ये ऑन माय पार्ट गलती है, और इसमें फिर ज्यादा बचा नहीं है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल बचेगा, और एक जो हमने एग्जीक्यूटिव में मिस कर दिया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, उसको और कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पे तुरंत स्टेट पे पहुंच जाएंगे। स्टेट को और जल्दी कवर कर लेंगे इसलिए क्योंकि सेम पैटर्न पे है। आज क्लास होगी ना आपकी 1 बजे से 12 से? यस सर। 12 से होगी। आधे स्टूडेंट्स ना कर रहे हैं, आधे हाँ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होती है पुनः कल सुबह। ठीक है शिवम जी, चलिए फिर जल्दी मुलाकात होती है।